अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट का मकसद जो है वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना है जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल करीब है उनके दिल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी सॉर्ट ऑफ इंटरटेनमेंट है जो पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक ही बची हुई है इस कंट्री के अंदर। लेकिन उसके जो हालात चल रहे हैं वो बाकी इदारों जैसे ही चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि जब हर चीज़ अपने डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, हर चीज़ अपने पैरों पर लड़खड़ा रही थी, वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि हमारे यहाँ वो एक रिलीफ प्रोवाइड करती थी, और वो थी पाकिस्तान की क्रिकेट। पाकिस्तान के ऐसे स्टार्स थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा बचा के रखा। जब भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आया, उन लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल भी पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर हायल नहीं होने दिया। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं ना, लोगों का ये मानना है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक डिक्लाइन फेज़ की तरफ जा रही है। मतलब कि अब अल्लाह हाफिज़ है पाकिस्तान के क्रिकेट का, और इसका हाल भी बिल्कुल जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ वाला होने वाला है। लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे नज़दीक मेरा ये मानना है कि ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ एक सिस्टम फेलियर है, कुछ ऐसे लोगों की इंक्लूजन है जो कि इस सिस्टम को थोड़ा सा ख़राब कर रही है। और अगर आप ऐसे लोगों के इंक्लूजन से मुराद मोहसिन नकवी को ले रहे हैं तो मैं इस चीज़ पे भी कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे नज़दीक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें आज आपको लोगों के सामने रखूंगा जो शायद आप लोगों के लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, शायद आप मेरी बातों से इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन ये एग्जिस्ट ज़रूर करती है हमारे इस क्रिकेट सिस्टम के अंदर, और इसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। देखिए, डिक्लाइन की जहाँ मैं बात करता हूँ ना, डिक्लाइन वहाँ पे होता है जहाँ पर टैलेंट ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर स्किल लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता ख़त्म हो जाता है, और फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहता जहाँ पर लोगों के लिए कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए या ऐसा तरीका तैयार किया जाए कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। मिसाल के तौर पे अभी मैं ज़िम्बाब्वे क्रिकेट की बात करता हूँ। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट में बहुत सारे रिसोर्सेज़ की कमी है, बहुत सारे रिसोर्सेज़ की कमी है। मतलब कि आप ये देखें कि उनके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो ट्विटर के ऊपर कमेंट करते हैं कि जनाब हमारे पास पहनने को जूते नहीं हैं। फिर एक ब्रांड आता है, ये 2020-21 की 22 में बात जो है ना मैं आपसे कर रहा हूँ, और वो उनके प्लेयर थे, आई थिंक सो शॉन अरविन नाम था, नाम सही से प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ कि नहीं, तो रिबॉक ने आई थिंक सो बाद में उनको किसी जूते के ब्रांड ने जो है उनको फिर उनको स्पॉन्सरशिप दी थी और वो जूता वगैरह भी दिया था। तो ये हालात हैं। तो जब हालात ऐसे होना एक स्पोर्ट बोर्ड के, तो वो फिर कहाँ अपने प्लेयर्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, जो मतलूबा एक स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक उनकी तैयारी करवाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता। वहाँ पे ये चीज़ समझ आती है कि यार ये क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है, पैसे की ज़रूरत है जनाब, जहाँ पे हम प्लेयर्स की फैसिलिटी के लिए करें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर का ख्याल रखें, उनके मसल्स जो हैं उनके ऊपर किसी किस्म का भी हेक्टिक लोड ना पड़े। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में। इससे ऊपर जब एक प्लेयर डेवलप हो जाता है, पीएसएल के अंदर आप देख लें, हमें ये लगता है क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने एक स्टेटमेंट दे दी कि इश्तिहारी सुपरस्टार निकलेंगे। अब उनकी स्टेटमेंट का एग्जैक्ट क्या मतलब था ये कोई भी डिकोड नहीं कर सका, शायद मैं भी ना कर सकूंगा। लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 से आते हैं और पीएसएल खेलते हैं और एक अच्छा सीज़न लगाते हैं, टीम के अंदर इन हो जाते हैं। अब वहाँ तक तो वो बिल्कुल अच्छा खेल रहे थे, उनकी पेस लेवल भी बहुत अच्छी थी, उनकी लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी थी। मैं बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो बैट्समैन भी अच्छे रन्स बनाते हैं और जनाब टीम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब वो टीम के अंदर आते हैं तो कुछ टाइम परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करने के बाद में उनका एक डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे नसीम शाह की हम बात करते हैं। सबसे पहले नसीम शाह जब टीम में आए थे तो वो पीएसएल की बेस पे नहीं आए थे, बेसिकली वो फर्स्ट क्लास की बेस पे 2018 में आए। 16 साल की उनकी उम्र थी। 2022-23 तक उनकी बहुत ज़्यादा जो थी वो गुड्डी चढ़ना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर वो एक इंजरी का शिकार हो, इंजरी के बाद से लेके अब तक वो इन एंड आउट है, ठीक है। अब लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की जहाँ पे हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि उनकी जो पेस थी वो 150 की पेस हुआ करती थी, 150 की पेस पे वो स्विंग किया करते थे, प्रॉपर थ्रेट हुआ करते थे वो, ठीक है। लेकिन अब उनका जो हशर इंजरी के बाद हुआ है, और पीएसएल के अंदर उनकी सिर्फ 4 ओवर का कोटा होता है, वहाँ पे उनकी पेस 140 प्लस निकल रही होती है, 155 निकल रही थी। लेकिन जब वो टेस्ट में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे उनका क्या असर हो रहा है। वो सिर्फ एक एवरेज बॉलर रह गए हैं, जहाँ किसी दौर में बैट्समैन उनको खेलते हुए ये सोचता था कि मुझे शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट रिस्क लेना चाहिए कि नहीं। अब वही बैट्समैन उसको थ्रेट कर करके जो है ना लगा रहे होते हैं। हमारी क्रिकेट टीम है चूँकि वो एक टैलेंट बेस चीज़ों को देख के उसको बार बार मौका दे रही है, लेकिन अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हुए हैं। इसी तरीके से सारे प्लेयर्स हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं
2021 की टीम को जो T20 वर्ल्ड कप में थी। बाबर आजम वाज कैप्टन, मोहम्मद रिजवान वाज दी ऑन दी अदर साइड, फिर मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक। चले इन 2 प्लेयर्स को आप निकाल दें कि जनाब ये इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, बाबर एंड रिजवान। उसके बाद अगले प्लेयर जो थे वो हमारे पास शादाब खान थे, जो कि हमारे एक्स फैक्टर थे। शादाब खान जब से 2017 से आए हैं 2021 तक वो एक एक्स फैक्टर प्रूव हुए हैं मिडल ओवर्स में। उन मिडल ओवर्स में वो ना सिर्फ इकॉनमी भी बड़ी अच्छी रखते थे और उसके साथ साथ वो विकेट्स भी आपको लेके दिया करते थे। लेकिन उसके बाद 2023 के बाद से शादाब खान वो एक्स फैक्टर साबित नहीं हो पा रहे। फुल टॉस की वीडियोज़ आप देख लें भाई, एक वीडियो नहीं है, 2 वीडियोज़ नहीं है, मुतअद्दिद वीडियोज़ हैं जहाँ पर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो पा रहा। उनकी बॉल रीड हो पा रही है, उनके शोल्डर का कोई प्रॉब्लम आया था जो वो सही तरीके से अपना शोल्डर रोटेट नहीं कर पा रहे। शोल्डर ना रोटेट करने की वजह से जहां वो बॉल पिच करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फील्ड वहां पे वो पिच नहीं हो पाती, और जनाब फिर वो जब बॉल आगे पीछे होती है तो बैट्समैन उसकी अपॉर्चुनिटी फ़ायदा उठा लेते हैं। 4-5 बॉलें करवाने के बाद आखिरी बॉल पर अगर एक बाउंड्री लग जाए और 10 रन निकल रहे हैं तो फिर अभी वो फ़िलहाल ODI टीम के अंदर दोबारा वापस आ गए हैं। अब शादाब खान के अलावा मोहम्मद नवाज़ की बात कर लेते हैं, जो कि हमेशा से सरफराज का और फिर बाबर आजम का एक्स फैक्टर रहे हैं। अब वो भी ड्विंडल डाउन कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि उनका भी डॉप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया था। ये जितने प्लेयर्स थे जो 2021 में लीथल साबित हो रहे थे, हारिस रऊफ समेत, ये सारे के सारे आज भी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अब ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब जब इतनी सारी लायबिलिटीज़ 11 प्लेयर्स के बीच में मौजूद होंगी तो आप सिर्फ ये बता दें कि उस टीम में 1 मैन शो क्या मैटर करता है। जहां पर आपको 11 की पार्टिसिपेशन से एक मैच जीतना है, वहां पे सिर्फ 1 मैन शो काफ़ी नहीं है। आपके पहले टॉप 4 ओवर्स में जो बॉलर्स थे जिनकी पेस स्विंग मैटर करती है, वो बैट्समैन को हिलने नहीं देते। उसके बाद मिडल ओवर के स्पिनर, मिडल ओवर के पेसर्स। अब हारिस रऊफ की हम बात कर लेते हैं। आप वो मैच निकाल लें 2021 के और 2022 के। हारिस रऊफ वाज यूजिंग हिज बॉलिंग विद हिज ब्रेन एट दैट टाइम, कि वो पेस का यूटिलाइज़ करते थे। अब वो विराट कोहली के अगेंस्ट जो स्पेल हारिस रऊफ ने करवाए हैं 2021 में भी, 2022 के एशिया कप में भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट MCG, वो 2 बॉल्स आप निकाल दें, उन 2 बॉल्स की वजह से आप उसको जज नहीं कर सकते उन 2 सालों में। अब आप ये एक चीज़ नोट करेंगे कि वो मौका पड़ने पे अपनी पेस को 110 पे भी लेके जा रहे हैं, 115 पे भी लेके जा रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, और इस टाइम पे आपको पता हो कि डिफेंड करने के लिए 20 रन पड़े हैं ना, तो जनाब आपको डर लगता है। जैसे मुझे खुद एशिया कप 2025 में डर लगा था कि भाई मैच गया और मुझे पता था कि पहले 2 बॉलों पे मैच निकल जाना, और वो निकल गया। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जनाब वो ये चीज़ क्यों नहीं यूटिलाइज़ करे। उनके पास तो स्किल है, उनके पास पेस है, ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई। कॉन्फिडेंस कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो अपने उस स्लो बॉल्स का कॉन्फिडेंस जो है वो गेन नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से शाहीन अफरीदी हैं, शाहीन अफरीदी की पेस डेवलप नहीं हो पा रही। अब अगर वो कहते हैं कि जनाब मैं रेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं 6 महीने रेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं टीम में वापस आ जाऊँगा, ये कल्चर ही नहीं है हमारे क्रिकेट टीम का। ठीक है, कि एक बंदा कहे कि मैंने रेस्ट करना है और मैं फिर टीम में वापस आ जाऊँगा। उसको पता है कि अगर मैंने रेस्ट कर लिया तो पीछे कोई और आके उसकी जगह ले जाएगा, वो हीरो बन जाएगा। तो कुछ जेलसी फैक्टर तो ऑलरेडी प्लेयर्स के अंदर डेवलप हो चुका हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ एक इनसिक्योरिटी भी है जो उनको पता है कि भाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सीनियर्स की कदर ही नहीं है। जो हमारे लेजेंड्स हैं उनके साथ क्या शुरू है वो आप लोगों के सामने ही है। फिर उसके बाद आप टेस्ट टीम की तरफ चले जाएँ। साउथ शकील वाज द प्रोमिनेंट बैटर जो कि हर जगह पे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इस पे भी एक टेक है कि वो साउथ एशिया में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और अभी तक साउथ शकील ने आई थिंक सो कि इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं किया। ODI में परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में एज सच टेस्ट में परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि हमारी लास्ट सीरीज़ जो थी वो 2020 में हुई थी और उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड नहीं गया, और अब इस साल जाएगा और अगले साल जाएगा। तो 5 सालों में चूँकि कोई टेस्ट इंग्लैंड में हुआ नहीं, तो साउथ शकील सेना कंट्रीज़ के अंदर वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वो साउथ एशिया के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, इसके साथ साथ सलमान अली आगा जब से वो T20 के कैप्टन बने और प्रोमिनेंट नेम होना स्टार्ट हुआ है, उनकी टेस्ट के अंदर की एवरेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो गई है। लेकिन सलमान आगा को हम इस लिस्ट से इसलिए निकालते हैं कि वो ODI और टेस्ट के एक एक्स फैक्टर है। जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट उनकी इन 2 फॉर्मेट्स में बनी हुई है, उतनी ही ज़्यादा क्लाउनरी उनकी T20 में हो रही है। और ये कोई अजीब बात नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो एक फॉर्मेट में नाकाम हो जाते हैं। फ़खर जमान एग्जांपल है कि वो T20 के अंदर जो है उनको बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए डेवलप होने में, और वो उस मौके पर आके बाज़ दफ़ा लायबिलिटी बन जाते हैं। देखें श्रीलंका के अगेंस्ट आपका वर्ल्ड कप का मैच होता है, क्योंकि वो साहिबजादा फरहान के साथ ओपनर आते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो खुलते हैं और अच्छा स्कोर बना जाते हैं। लेकिन बाकी मैचेस में उनको 2 डाउन भेजा जाता है, उनको 1 डाउन भेजा जाता है, उनको 3 डाउन भी भेजा जाता है। ठीक है, तो आपने उनका सही तरीके से यूटिलाइज़ भी नहीं करना, और वो खुद भी T20 के अंदर एक फैक्टर हैं जो कि लायबिलिटी फैक्टर है। फिर उसके बाद
मिचेल स्टार्क की बात कर लें। मिचेल स्टार्क का खुद का जो करियर है वो टेस्ट में और ओडीआई में बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है, उस जैसा बॉलर नहीं है। लेकिन अगर आप मिचेल स्टार्क और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है इस टाइम पे, ठीक है, आप उनको भी देख लें, जो उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, तो पैट कमिंस, ठीक है, उनका भी आप T20 का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो ही इज़ नॉट दैट गुड इन दैट इन दिस फॉर्मेट, लेकिन ओडीआई में वो ख़तरनाक है और टेस्ट में वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं जो कि मिसफिट हैं T20 के अंदर, ठीक है। रिजवान जब तक ओपनर हैं तो वो बहुत अच्छे चलते हैं T20 में, लेकिन जैसे ही रिजवान की जो बारी आती है और थोड़ा सा पिच स्लो हो जाती है तो रिजवान को वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। जब तक उनको ओपनर स्लॉट मिलता है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, उनका भी थोड़ा सा डिक्लाइन फेज़ आया हुआ है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म नहीं कर पाए। वो साउथ अफ्रीका में जब वो कैप्टन थे वहाँ पे भी उन्होंने 16वें-17वें ओवर में जाके चार्ज करना स्टार्ट किया था और एक चेज़ होते हुए टारगेट को भी वो चेज़ नहीं कर सके थे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है इस पूरी आर्ग्यूमेंट के अंदर कि जो प्लेयर्स अपनी पीक पे थे और वो उस टाइम टीम का हिस्सा थे और वो कंटिन्यूसली मैच जीत रहे थे, आप एक सेमीफाइनल की 3 बॉलों से या हसन अली के कैच ड्रॉप करने से जज नहीं कर सकते, ठीक है। उस टाइम पे टीम अपनी फुल पोटेंशियल में थी और माइटी ऑस्ट्रेलिया 2022 विजिट इन लाहौर इन पाकिस्तान, तो वो सारा आपके सामने वो टूर है, ठीक है। तो बात इतनी है कि वो 2 साल जो थे ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इन प्लेयर्स के साथ, वो इनकी फुल पोटेंशियल टाइम था जब इन प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया और इसके साथ साथ बाबर आजम को एक पूरी लिबर्टी मिली थी रमीज़ राजा की तरफ से। तो जनाब जब पूरी लिबर्टी मिल जाए ना तो आप अपने माइंड से फैसला करते हैं। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से चले जाते हैं, ठीक है, वो खुद जाते हैं, तो उसके बाद नजम सेठी आते हैं, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो क्या नजम सेठी का कोई इन्फ्लुएंस था? मैं भी बाज़ दफ़ा ये बात की जाती है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ प्लेयर्स की इंक्लूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है और सिस्टम के अंदर ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर देते हैं प्लेयर्स को, जीच होना स्टार्ट हो जाते हैं प्लेयर्स बाज़ दफ़ा, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अपनी एग्जिस्टेंस का डर भी लग जाता है। और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से है। और चूँकि मैंने कहा है ना मैं फैक्ट के साथ आप लोगों के साथ बात रखूँगा, 2011 में शाहिद अफरीदी वाज द कैप्टन और आप यकीन जानें कि आप वो मैचेस उठा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2010 में भी पाकिस्तानी टीम अपनी फुल पोटेंशियल में थी शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिसबाह उल हक़ कैप्टनसी। 2010 में शाहिद अफरीदी को कैप्टन बनाया जाता है तकरीबन मार्च-अप्रैल में और उनका पहला असाइनमेंट होती है 2010 का वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 का पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की असाइनमेंट होती है नवंबर में। वो मैच आपको याद होगा जिस मैच में अब्दुल रज़ाक ने इनिंग्स में तकरीबन 109 रन मारे थे 72 गेंदों पे। वो सीरीज़ तो हम 3-2 से हार जाते हैं, लेकिन फिर हम न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड को 3-2 से हराते हैं और उसके बाद हम वर्ल्ड कप में वापस आते हैं। मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो शाहिद अफरीदी ने डेवलप किया होता है। अब बेसिकली लोग शाहिद अफरीदी को बहुत ज़्यादा एक हिटर के तौर पे जाने मानते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ना शाहिद अफरीदी का जो ब्रेन था वो बहुत ज़्यादा हाई था इन टर्म ऑफ क्रिकेट लेवल, ठीक है। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लेकिन फिर किसी दिन बात करेंगे। तो शाहिद अफरीदी जो थे वो हमेशा से, जो बंदा 6 हिटिंग एबिलिटी जानता है ना, छक्के मारना जानता है, मेरे नज़दीक उसके लिए बॉल रोकना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बंदा 150 की पेस पे हर डायरेक्शन में अपने स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ छक्के लगा सकता था ना, तो अगर उसको ये टास्क दिया जाए ना कि आपने 30 ओवर रुकना है तो वो रुक सकता था, ठीक है। तो शाहिद अफरीदी अगर चाहता तो अपनी बैटिंग एवरेज 50-60 तक लेके जा सकता था उस टाइम पे। वो इस तरह की ब्रीड थी, ठीक है, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को आखिरी नंबरों पर रखा और जब वो आए तो उनका यही टारगेट होता था कि भाई मैक्सिमम जितना मैं दे सकता हूँ दे लूँ, और उन्होंने इसी फार्मूला के ऊपर पूरी ज़िंदगी अमल किया। मतलब 1-2 मैचेस को छोड़ के जहाँ पर उनकी ज़रूरत थी कि जनाब वो रोकें, वो मैचेस भी मेरे पास इस वक्त रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिसमें से एक मैच आप देख लें 2012 का था अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि यूएई में सीरीज़ हुई थी। शाहिद अफरीदी ने कोई 50 बनाई थी, चूँकि रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने रुकना, तो शाहिद अफरीदी ने रुक के खेला था 100 की स्ट्राइक रेट पे। और इसी तरीके से एक मैच था 2014 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जब पाकिस्तानी टीम आई थिंक 50 या 60 पे 5 आउट हो गए थे। हारिस सुहेल थे खड़े, उनका डेब्यू मैच था आई गेस, और साथ में शाहिद अफरीदी थे, तो दोनों ने पार्टनरशिप लगाई थी और मैच जिता दिया था। उसमें भी शाहिद अफरीदी की जो स्ट्राइक रेट था वो तकरीबन 100 के करीब था। तो ये एक लॉजिकल आर्गूमेंट है कि जो बंदा अपने आप को रोक सकता है, जो बंदा अपने आप को इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकता है कि वो बाउंड्री की किसी भी साइड पे किसी भी बॉल पे छक्का लगाने की एबिलिटी रखता है ना भाई, तो वो एक आती हुई बॉल को रोकना बहुत अच्छे से जानता है। शाहिद अफरीदी नोज़ दिस आर्ट, बट द प्रॉब्लम वाज कि उन्होंने हमेशा अपने आप को इस चीज़ से, इस पर्सनल इंटरेस्ट से निकाला, और हमेशा जब सामने, अब इसमें भी आर्गूमेंट है कि यार एक बॉल रुक जाने से ना मैच जिता देना बेहतर था। आप आए, आप आगे ऊंची शॉट मारी, गए, हाथ पकड़ा, पीछे से कोई है ही नहीं। तो इसके ऊपर भी एक अच्छी खासी बहस है जिस पे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। खैर,
शाहिद अफरीदी से उस पूरे वर्ल्ड कप में 2011 के वर्ल्ड कप में बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई, हर मैच में 4 विकेटें, 5 विकेटें, 3 विकेटें, लेकिन शाहिद अफरीदी से बैटिंग नहीं हो पाई और शाहिद अफरीदी ने अपने आप को अप नंबर्स पे भी प्रमोट नहीं किया। अगर वो आते थे तो वो हिटिंग करते थे। और उसकी एग्जांपल 2011 का सेमीफाइनल थी, जहाँ पे लोगों ने कहा कि यार आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें, इमरान खान ने अपने आप को नंबर 3 पे प्रमोट किया था, आप नंबर 8 पे आए हैं, आपने रज़ाक को भी जो है वो, और नीचे आपने मिसबाउल हक को, यूनुस खान को भेज दिया, असद शफी को भेज दिया। उनकी ज़रूरत थी वैसे मिडिल ऑर्डर में, उनको चाहिए था कि वो पेसी इनिंग बनाते, लेकिन खैर उस वाक़े को गुजरे को 15 साल हो गए। पॉइंट ये था कि शाहिद अफरीदी उस वर्ल्ड कप के बाद फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ एक सीरीज़ होती है, वहाँ पर भी शाहिद अफरीदी विकेटें ले जाते हैं, 3-2 से वो सीरीज़ जीत जाते हैं बाय द वे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। लेकिन एजाज बट साहब का पता नहीं क्या कोई ऐसा इंटरेस्ट उस टाइम पे चल रहा था, जो कि उस टाइम पे चेयरमैन होते हैं पीसीबी के, और वो एक साबिक क्रिकेटर भी थे बाय द वे, अब तो उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने प्रॉपरली एक मीडिया में शाहिद अफरीदी और एजाज बट की कंपेन चलना स्टार्ट हो जाती है, और एजाज बट कहते हैं कि शाहिद अफरीदी तो किसी पाए का प्लेयर ही नहीं है, मतलब उसके पास सिर्फ बॉलिंग है, बैटिंग में वो करता गया है, एक लायबिलिटी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। और ये टाइम आ गया था कि शाहिद अफरीदी ने कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया था, 2012 जून या मई के महीने की बात है, 2011 सॉरी। और उनके इस रिज़ाइन करने की वजह से, एजाज बट के फड्डे की वजह से, फिर जनाब जो कैप्टन बने थे वो मिसबाउल हक बने थे, ठीक है। और मिसबाउल हक फिर अगले 4 साल तक टीम को लेके चले, और जो रिकॉर्ड्स थे वो आप लोगों के सामने हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। लेकिन वो एक मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर लोग ऐसे आते हैं जो कि आके प्लेयर्स को तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से आज के दौर में भी ये सब कुछ है। अब उन तमाम स्ट्रेसेस, उन तमाम लोड्स, उन तमाम मीडिया प्रेशर, देखें आप लोगों को एक बंदा, आप कोई कंटेंट बना लें, व्हाट्सएप पे अपलोड कर दें, आपके अपने कॉन्टैक्ट में एक बंदा नेगेटिव कमेंट करेगा, आपको 100 पॉजिटिव कमेंट भूल जाएंगे, वो एक नेगेटिव कमेंट याद रहेगा। लेकिन इसी तरीके से जब क्रिकेटर काम किसी रोड पे भी गुजरा होता है ना, तो लाखों लोग बातें कर जाते हैं, ठीक है। हारिस रऊफ की एग्जांपल आपके सामने, यूएसए में जब वो अपनी वाइफ के साथ गुजरे थे, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, भाई वहीं पर लड़ना शुरू हो गए। वो बनता भी था, ठीक है। आज़म खान एक चौक में खड़े बर्गर खा रहे थे, हालांकि वो अपनी फिटनेस के ऊपर बाय द वे उनको सवाल उठता है, लेकिन लोग नहीं छोड़ते आपको। तो भाई आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इन तमाम स्ट्रेसेस, इन तमाम प्रेशर से अगर कोई बंदा गुजरे तो वो बाबर आजम गुजरा, और वो दोबारा से उसका कम बैक एक किस्म का हो रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इस वक्त टीम के अंदर जो कि अगर इंजर्ड हो जाता है या उसका कोई 2-3 इनिंग्स में डिक्लाइन फेज़ आ जाता है तो उसके बाद ना ही वो फर्स्ट क्लास जाने को तैयार है, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो निकल जाता है तो पीछे से कोई और आके उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। चलो ठीक है ले ले, लेकिन जो नया आने वाला प्लेयर है वो भी कुछ मैचों के बाद डर जाता है। उसमें सबसे बड़ा अब इशू ये देखें कि पाकिस्तानी टीम में जब से मोहसिन नकवी आए हैं, ठीक है, अब जब एक बंदा आता है ना तो फिर नीचे सारी टीम आती है। अब मोहसिन नकवी कहते हैं कि जनाब मैं तो प्लेयर्स की फैसिलिटी के लिए काम करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मीडिया के एंकर्स हैं जो कि पीसीबी और इसके बहुत करीब हैं, और वो सारे गवाहियाँ देते हैं कि भाई बंदा वाकई काम करके देता है प्लेयर्स की फैसिलिटी के लिए, कोई इक्विपमेंट मंगवा के देना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, फाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम। लेकिन जब नीचे से टीम और जो लोग बाकी काम ख़राब करते हैं ना, तो उसका सहरा भी मोहसिन नकवी के सर पे आना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे ने रेलवे का कोई काम ख़राब कर दिया, ठीक है, वो मिनिस्टर तो रेलवे का था, लेकिन नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर का आता है कि उसके दौर में ये काम हुआ है, ठीक है। तो नाम बदनाम सबसे ऊपर वाले का ही होता है। तो जनाब बात कुछ ऐसे है कि हमारे पिछले 2 सालों में कितने कोचेस चेंज हुए हैं। सबसे पहले गैरी क्रिस्टन, बहुत बड़ा नाम था, ठीक है, बहुत बड़ा नाम था। वो 2-3 महीने के बाद चले गए कि जनाब बहुत इंटरवेंशन हो रही है, मुझे तंग किया जा रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर आए, हमारे कोच बने, टेस्ट में बने, उनको जेसन ग्रिप्सी का नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो हैदराबाद किंग्समैन के कोच थे और वो फाइनल में चली गई हैदराबाद, 5 मैच हारने के बावजूद भी वो फाइनल में चली गई, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट होता है, क्यों मशहूर है, इसलिए मशहूर है क्योंकि उनको इंटरवेंशन दी ही नहीं जाती, ठीक है। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल आप देख लें, चले इन पीसीबी वालों को छोड़ें, कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओनर है उन्होंने कहा कि जनाब शेन वॉटसन ने रदरफोर्ड को टीम से बाहर कर दिया था कि जनाब वो बगैर पूछे घर क्यों चले गए। अब शेन वॉटसन का एक स्टांस था डिसिप्लिन का, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि हाँ शेन वॉटसन को भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आप चलें साउथ अफ्रीकन माइंडसेट लें, आप इंडियन माइंडसेट लें, इंडिया के कोचेस तो नहीं बहरहाल पाकिस्तान में आते, लेकिन मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, फिर उसको काम भी पूरा करने दें, ठीक है। काम पूरा करने नहीं दिया जाता, टाइम टेन्योर पूरा होता नहीं है, ठीक है, और उससे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल डाउन करते हैं, और वो कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल कोचेस चेंज हो रहे हैं, अभी सरफराज अहमद आए हैं कोच 2 टेस्ट में। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 टेस्ट हम हार गए हैं, लेकिन मसला ये आना है कि हमने कल परसों फिर किसी को कोच अपॉइंट कर देना है, वो पूरा सिस्टम चेंज करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि परमानेंट जो किसी के ऊपर ट्रस्ट है वो नहीं किया जाता, और फिर हम अपनी इंटरवेंशन डालते हैं कि इसको खिलाना ज़रूरी है, इसको ज़रूर खिलाइएगा, हालांकि उसकी टीम में जगह नहीं बनती। अब लोग
ट्वीट करने पे मजबूर हो गए हैं। शादाब खान हैं, उसके अलावा साद मसूद हैं अगेंस्ट शादाब खान कि भाई उनकी इंक्लूजन टीम में क्यों बनती है। अब वो उनको इंक्लूड किया गया और खुशदिल शाह जो है उसको रिपोस्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जहाँ मैंने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया था कि जनाब टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंट्री के अंदर मौजूद भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फर्दर इंटरवेंशंस आ रही हैं उनकी वजह से ये सारे हालात इस वक्त पहुँचे हुए हैं यहाँ के हमारी पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। और अब लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जब तक मोहसिन नकवी का टाइम टेन्योर है तब तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमारा बहुत इजी स्केजुअल था जो कि हम फॉलो करके टॉप 2 में जा सकते थे। बांग्लादेश की सीरीज़ है, आगे इंग्लैंड की सीरीज़ है, और पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करता आता है। सेना कंट्रीज़ के अंदर स्पेसिफिकली इंग्लैंड में पाकिस्तान की रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है। लेकिन भाई साहब हमने पहले 2 मैचेस में बेड़ा गर्क कर दिया। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आप देख लें। ठीक है, तो बात यह है कि जनाब कैप्टनसी भी एक प्रॉब्लम अब हो रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम हर पोजीशन के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं खुद से, और वी सिस्टम में ही लोग मौजूद क्रिएट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक और बात करते हैं, उस्मान तारिक की हम बात कर लेते हैं। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हुआ है ना, तो वो पीसीबी के 2 अंपायरों ने ही 2 बार रिपोर्ट किया पीएसएल के अंदर। उस्मान तारिक ने दुनिया की कितनी लीग्स खेल ली, उसके बाद जाके पाकिस्तान में इंटरनेशनल में उनका डेब्यू हुआ है। उससे पहले उन्होंने बहुत सारी लीग्स खेली हैं। किसी लीग में भी किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंपायर ने उनके एक्शन के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं डाला तो पाकिस्तानी अंपायर्स ने डाला। इसके अलावा अभी पीएसएल का एक मैच हो रहा था जिसमें मोहम्मद अली बॉलिंग करवा रहे थे और सामने ओपोनेंट टीम के प्लेयर थे, तो कोई बात हुई, कोयटा ग्लैडिएटर था आई थिंक सो, तो मोहम्मद अली ने जो है वो रेजिस्टेंस शो की, तो पता चला जी वो अंपायर ने जो है उनको बोला कि यार तू ज़रा भाई बॉलिंग पे चला जा। तो मोहम्मद अली अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये बंदा बदतमीज़ी कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अगले दिन मोहम्मद अली पे जुर्माना ठोक दिया। तो जनाब ये जो इगोइस्टिक माइंडसेट और ये जो इगोइस्टिक सेटअप है ना, ये इस वक्त मेन रीज़न है कि वो प्लेयर्स को उनका काम नहीं करने दे रहा। ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लग्जरीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन जनाब इनकी परफॉर्मेंस की जब बारी आती है तो इनके माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें ये वाली घुस जाती हैं। और बाबर आजम इस चीज़ से तो निकल चुके हैं, जहाँ तक मुझे मेरा माइंड कहता है ना कि वो ये सारी चीज़ें जो पिछले 3 साल से झेल रहे थे ना, अब वो एक रेजिस्टेंस फोर्स ले आए, प्लस उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया था कि भाई टेक्निक ना 1-2 साल तक ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये आप जो है ना उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर हमारी कोचिंग स्टाफ ऐसा है। माइक हैंसन की बात कर लें, माइक हैंसन का एक फार्मूला है जनाब कि सब बंदे इक्वली कंट्रीब्यूट करें, किसी को भी 50 मारने की ज़रूरत नहीं है, 60 मारने की ज़रूरत नहीं है। 3 अगर फॉर एग्जांपल लोग हैं, 10 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो 30-30 बना दें सारे, ऑन एवरेज 300 के रन्स बन जाएंगे और हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 2 बंदे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर वो 60 रन तो निकल गया। और हमने देखा कि हमने बांग्लादेश से ओडीआई सीरीज़ भी हम हार गए हैं सिर्फ इसी माइंडसेट की वजह से। ठीक है, तो बात यह है कि आपने बाबर आजम को नंबर 4 पे रखा T20 के अंदर, जो कि उनकी जगह नहीं बनती, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे वो 50s मार गए, स्कोर मार गए। तो ये एक ऐसा माइंडसेट है कि जनाब एक टोटली एक प्लेयर की नेचर के अगेंस्ट खिलाया। पहले तो नंबर पे T20 में पाकिस्तान की बेस्ट T20 साइड हुआ करती थी। हमने अपने 5 नंबर्स तक ओपनर्स ही रखे हुए हैं, कोई मिडिल ऑर्डर एक्सपर्ट नहीं रखा हुआ, कोई लोअर ऑर्डर एक्सपर्ट नहीं रखा हुआ। शुएब मलिक हमेशा नंबर 4 पे नंबर 5 पे बैटिंग करने आया करते थे और उनका स्ट्राइक रेट आखिर में जाके बहुत अप हो जाता था। जो बीच में ज़रूरत होती थी वो शुएब मलिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन अब मसला ये है कि जब हम अपने ओपनर्स ही खिलाते हैं, उनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो ये जनाब वो चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग ये बात करते हैं कि भाईजान ये पाकिस्तानी टीम के जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, वो ख़त्म हो गया। तो नहीं ख़त्म हुआ, आपकी पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने टीम की मौजूदा स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, अभी शान मसूद की हम बात करते हैं कि जनाब वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। अभी तक शान मसूद ने 16 टेस्ट की कैप्टनसी कर ली है, जिसमें से वो 4 टेस्ट मैच जीते हैं, 4। ठीक है, 2 अगेंस्ट इंग्लैंड जीते थे, उसमें भी आकिब जवेद आए थे, उन्होंने कहा था छील दो पकड़ के सब कुछ, जो छील दिया था वो जनाब साजिद खान ने और नुमान अली ने आपको टेस्ट मैच जितवाए थे। वो भाई वहाँ पे वो टेक्निक समझ आती थी कि गोरे स्पिन नहीं खेल सकते। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में जाके पेस को अच्छे तरीके से नहीं झेल सकते, गोरे स्पिन नहीं खेल सकते। ठीक है, आपने वहाँ पे तो बिल्कुल अकल इस्तेमाल कर ली, लेकिन भाई आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या किया, आपने साउथ अफ्रीका के जीते हुए मैचेस, करीब करीब लगे हुए मैचेस को भी हरा दिया। हाँ, शान मसूद को ये क्रेडिट ज़रूर दिया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ हम 600 रन खाते थे और 100 रन पे आउट होते थे, वहाँ पे हम मैच को करीब ले गए थे। लेकिन चौथी इनिंग में 2 मैचेस ऐसे थे, टेस्ट मैचेस, जो हम चौथी इनिंग में जाके आ रहे हैं। ठीक है, हमसे चेज़ नहीं हुआ सही से। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक बार गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, 16 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, रिपीटेड मिस्टेक हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बंदे का अपना भी कसूर होता है। पॉलिटिक्स की मैंने भाई बात कर दी। फिर उसके बाद जो ये प्रोमिनेंट नेम है, जैसे आकिब जवेद हो गया और इसके अलावा सरफराज अहमद हो गया,
असद शफीक हो गए, ये वो चेहरे हैं। अच्छा, मैं इस बारे में बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ आपको टीम में मौका ना मिले सही तरीके से, उसकी कसरें फिर आप कोचिंग में ज़रूर निकालते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे लॉन्ग टर्म माइंड सेट जो है ना वो लैग कर रहा है, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि हमें एक ऐसे कोचिंग स्टाफ की ज़रूरत है जो कि अच्छा भी हो। हमारे पास हमारी जेब में बहुत पैसा है, ठीक है, हमने माइक हैंसन को बुला लिया, हमने उससे पहले शॉन टैट को भी अपना बॉलिंग कोच रखा हुआ था जो बांग्लादेश में है, ठीक है, हमने जेसन ग्लिप्सी को भी रखा हुआ था, हमने उससे पहले उन साउथ अफ्रीकन कोच को भी रखा हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है जनाब कि हम वो सब कुछ कर ही नहीं पा रहे जो हमने करना है। अच्छा, मिकी आर्थर का भी एक स्टेटमेंट आ गई है, वो कहते हैं कि 2017 में जब मैं आया ना, तो वो उनका 2017 से 19 तक का एक टेन्योर था, फिर उनको दोबारा साइन किया गया कि आए 2023 के वर्ल्ड कप में, वो वर्चुअली कोच थे हमारे। तो उन्होंने कहा जी मैंने ये देखा है कि ये वो टीम ही नहीं रही जो 2017-19 में टीम थी, ठीक है, वाकई नहीं रही वो, हर किसी का दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में जा चुका है, और ये फ़ौरन चैंपियन ट्रॉफी के फ़ौरन बाद ही जा चुका था। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। तो बात करने की ये है कि आप जब एक प्लेयर को डेवलप कर लें तो उसके बाद इंटरनेशनल में उसको कैसे रखेंगे। भाई बड़े बड़े बुर्जों की ज़रूरत है यहाँ पे, बड़े कद वाले लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। पेशावर ज़ल्मी में मिसबाह-उल-हक की एंट्री होती है, ठीक है, आप मिसबाह-उल-हक को जितना मर्जी गंदा कह लें, ठीक है, बाबर आजम के साथ मिसबाह-उल-हक हमेशा अलाइन कर जाते हैं, और उसकी आपको मिसाल कहाँ नज़र आती है कि बाबर आजम ने ना सिर्फ खुद भी अच्छा परफॉर्म किया, जो लड़कों का कम्बिनेशन बाबर आजम ने बनाया उन्होंने वो ट्रॉफ़ी भी जितवाई। अब मैं सिर्फ यही एग्जांपल देने को काफ़ी है कि जब पेशावर ज़ल्मी की इस बार ऑक्शन हुई थी ना, तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने ये बात कही थी कि जो ये मोहम्मद अकरम ने इस बार टीम चूज़ की है, ठीक है, ये टीम जो है वो इस बार टूर्नामेंट नहीं जितवा सकती, लेकिन बाबर आजम के जहन में वो कॉम्बिनेशन था, चलती हुई बंदूकें थी, और उन्होंने ये टूर्नामेंट आपको बड़े प्यार से जितवा दिया, ठीक है, चलती हुई बंदूकें थी ये सारी, ये पॉइंट है। अब आपकी उन टीमों में चलती हुई बंदूकें नहीं हैं, वो सारी लायबिलिटी बन चुकी हैं। शादाब खान इटसेल्फ इज़ अ गुड प्लेयर, बट अब वो कहते हैं जनाब मैं अपने आप को बैट्समैन, भाई पाकिस्तान में बैट्समैन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आपकी ज़रूरत मिडल ऑर्डर ओवर्स में है। आप साइम अयूब से वो बॉलिंग नहीं करवा सकते, साइम अयूब इज़ नॉट दैट प्रॉपर बॉलर, आप आगा सलमान से बॉलिंग नहीं करवा सकते, आपको रिलाय करवाना है तो अपने फुल पोटेंशियल पे करवाना है। आप उस फुल पोटेंशियल को कभी मौका नहीं देते, फिर वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके उनकी मेंबरशिप भी लेते हैं, उनकी सिटीजनशिप भी लेते हैं, और फिर उस कंट्री में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट भी करते हैं। यूएसए की टीम फुल है भाई, पाकिस्तानी प्लेयर्स से फुल है। इस बार आप एहसान आदिल जो 2015 के वर्ल्ड कप में आपका क्वार्टर फाइनल खेलने वाला प्लेयर था, वो इस बार यूएसए की टीम में आपके अगेंस्ट बॉलिंग करवा रहा था। ये एक एग्जांपल है कि आप अपने उस चलते हुए पोटेंशियल को उस टाइम पे यूटिलाइज़ नहीं करते, ठीक है। इमरान खान के टाइम में अगर इमरान खान उस टाइम पे ना होते तो ना आपको इंज़माम-उल-हक नज़र आता, ना आपको वसीम अकरम नज़र आता, और ना ही आपको वकार यूनिस नज़र आता। ये तीनों एक्सेप्शनल प्लेयर्स थे जो इमरान खान की नज़र ने देखे और इनको टीम में उठा के ले, और तीनों के तीनों लेजेंड्स हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस भी देना है, अपनी नहीं करनी भाई, आप कोच हैं, ठीक है, कोचेस की नहीं चलती। आप जितना मर्जी कर लें, आपका पैसा ज़रूर बन जाएगा, लेकिन लोगों में आपका नाम नहीं होगा। तो खैर ये चंद ऐसी बातें थी जो कि करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे नज़दीक भाई पोटेंशियल नहीं ख़त्म हुआ, टैलेंट नहीं ख़त्म हुआ, ठीक है। रिसोर्सफुल कंट्री है, कभी टैलेंट नहीं ख़त्म होगा, और एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, कंपटीशन का। हाँ, कुछ ये हो सकता है कि थोड़ी सी इक्विपमेंट की जो है वो कमी हो सकती है, ये हो सकता है कि जनाब दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में सर्टन इक्विपमेंट जो है वो अपडेट हो चुका हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में थी जो कि मोहसिन नकवी ने ला के दी, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि भाई टैलेंट ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा तबाही की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला उस तबाही से भाईजान पूरी मुल्क को कौम को ही बचाए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।